नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा राजकीय महाविद्यालय बूंदी के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास और राजनीतिक इतिहास दो भिन्न वस्तुएं हैं। मूलतः इतिहास का संबंध अतीत से है, ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का तथ्यों के साथ, कालक्रम के साथ जो वर्णन किया जाता है वो इतिहास कहलाता है। लेकिन जो साहित्य का इतिहास है वो किसी जाति विशेष, किसी राष्ट्र विशेष के साहित्य के प्रारंभ, उसके विकास, उसकी विभिन्न धाराओं का आरोह अवरोह, समृद्धि आदि का जो पूरा ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसको साहित्य का इतिहास कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का संचित इतिहास कहा है। सर्वप्रथम हिंदी में इतिहास लेखन का कार्य एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया। गारसादी एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश से दूर फ्रांस में बैठ कर के फ्रांसीसी भाषा में ही इस्त्वार दे ला लिटरेचर एंड दे हिंदुस्तान नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के लेखकों को आकार आदि क्रम से संग्रहित किया और वर्णन किया। लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू को सम्मिलित कर लिया गया। हिंदी और उर्दू दो भिन्न भाषाओं का भेद नहीं रखा गया, तो थोड़ा सा अवैज्ञानिक हो जाता है। लेकिन इस इतिहास का महत्व इस दृष्टि से है कि एक गैर हिंदी व्यक्ति ने, एक विदेशी व्यक्ति ने इस दिशा में पहला कदम उठाया, इसलिए इनका महत्व अधिक सिद्ध हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकता की दृष्टि से ये इतिहास सही सिद्ध नहीं हो पाता है। इनके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जो परवर्ती साहित्य इतिहासकारों के द्वारा एक दिशा निर्देश का कार्य करता है, और ग्रियर्सन ने भी इनके योगदान को बखूबी स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक एक पुस्तक लिखी। पहली बार इसमें वैज्ञानिकता का, तटस्थता का और तथ्यात्मकता का दर्शन होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसा कि गारसादी ने किया था, उर्दू लेखकों को भी सम्मिलित किया, वो इन्होंने नहीं किया। हिंदी और उर्दू के बीच में एक विभाजन रेखा खींचते हुए, एक वैज्ञानिकता का पुट देते हुए एक इतिहास लिखा, जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने पहली बार हिंदी के विकास को, साहित्य के विकास को दरबारी काव्य, प्रेम काव्य, चारण काव्य आदि विभिन्न नामों को देते हुए एक नई दिशा दी, नई प्रवृत्ति प्रारंभ इन्होंने की। गारसादी ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भी कहा है, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जाते हैं। ये उनकी एक प्रमुख स्थापनाएं रही थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ 4 भागों में लिखा गया, और ये एक बहुत बड़ा भारी ग्रंथ था जिसमें 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया। लेकिन इसमें बहुत अधिक संख्या होने के कारण इसका विशेष महत्व नहीं है। इतिहास की परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया करते थे, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए जो भूमिका लिखी थी, उसी को परिवर्धित करके सन 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम देते हुए एक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पुस्तक हमारे समक्ष आती है। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को एक स्पष्ट सूचना के रूप में 4 भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया, जिससे लेखक के मन में कोई संदेह और संशय नहीं रह जाता है। उन्होंने 4 कालों में बांट दिया: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल कह दिया है। ये बात अलग है कि बाद में उनके द्वारा दी गई कई सूचनाएं विवादास्पद हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक विकासवादी दृष्टि का और तथ्यात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए सुस्पष्ट इतिहास लिखा है। भक्ति काल के विषय में तो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भक्ति काल को उन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति 2 धाराओं में बांटते हुए ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानमार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा
पुनः सगुण भक्ति को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांट करके एक सरलीकरण कर दिया जो आज तक सर्वाधिक मान्य है। हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी जो अन्य इतिहास लेखक हैं उनके लिए एक चुनौती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो कहा ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी को छोड़कर भी नहीं लिखा जा सकता और उनको लेकर भी नहीं लिखा जा सकता। रामचंद्र शुक्ल के पश्चात एक सशक्त हस्ताक्षर हुए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी, पर उन्होंने अपनी जिन 2-3 पुस्तकों में इतिहास से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए, जो स्थापनाएं की, वो बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। बाद के हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि, एक नई सामग्री प्रदान करती है। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने कहा है कि जो हमारा भक्ति काल है, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था कि भक्ति काल है या भक्ति आंदोलन है, वो हिंदी जाति की एक निराशा का परिणाम है। मुसलमानों के आने से जो उत्पन्न हुई निराशा थी उसका परिणाम है। उसको उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि यदि इस्लाम नहीं आया हुआ होता तो भी भक्ति का प्रादुर्भाव वैसा ही होता कि जैसा हुआ है। भक्ति दक्षिण भारत में हुई, भक्ति का उद्भव है, प्रादुर्भाव है, वो दक्षिण भारत में होता है, जो कि मुसलमानों के आक्रमणों से अपेक्षाकृत एक निरापद स्थान था। कबीर आदि का भी उन्होंने परंपराओं का ध्यान रखते हुए शुक्ल जी ने जहाँ इतिहास दृष्टि का स्थान दिया, वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को महत्वपूर्ण तथ्य मानते हुए उन्होंने कार्य किया। इसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इन्होंने भी आदिकाल को, या जिसको शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम कहा, चारण काल कहा है, लेकिन इन्होंने भक्ति काल तक का ही लेखन कार्य किया है। इससे आगे ये इतिहास अभी तक अलिखित है। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा भी एक बृहद इतिहास लेखन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक बड़े लेखकों की टीम है, बड़े लेखकों का समूह है। अलग अलग विद्वानों के संपादक में ये कार्य हो रहा है। ये 16 विभागों में या 16 भागों में इस इतिहास को बांटा गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा भी उनके संपादक में हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक किया गया है। विभिन्न विद्वानों के लेखकों का संकलन किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास करके एक पुस्तक का संपादित किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विषयों पर लिखे हुए लेखों का संकलन किया है, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, जिसमें वैज्ञानिकता का पुट दिया गया है। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा अनवरत चली आ रही है और ये चलती रहेगी। हिंदी साहित्य का लेखन एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त है। तो जैसे जैसे साहित्य समृद्धि को प्राप्त करता जाएगा, उस पर मीमांसाएं, उस पर आलोचनाएं भी होती रहेंगी और साहित्य का इतिहास नित नवीन ढंग से लिखा जाता रहेगा। धन्यवाद।